नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर भी, लेकिन खास चर्चा करेंगे हम सरसों, सोया और पाम की, जहां पर गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। क्या है मायने और खाने के तेलों पर क्या होगा असर? क्या यहां से कीमतें और कम होंगी या क्या डायरेक्शन रहेगी? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आज के शो में। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर क्रूड में ताव बरकरार है। अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल में थोड़ी सी तेजी और एक्सटेंड होती हुई दिखी है। M6 पर 6700 के ऊपर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। वहीं जीरा 40,000 के क्या नीचे आएगा, जहां हमने लगातार रिकॉर्ड तेजी देखी है। कहां जाएंगे प्राइसेस, इस सब पर भी हम करेंगे फोकस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लिबंग कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, पतंजलि फूड्स के वीपी हेमंत बंसल, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के हेमंत सिक्का। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो फोकस हम करेंगे सरसों पर ही, जहां पर हमने प्राइसेस में काफी गिरावट आते हुए देखी। और एक महीने में रिटेल हो या फिर होलसेल हो, जो प्राइसेस है वो 4% कम हो चुके हैं। अलग अलग स्टेट्स में भी अगर देखेंगे तो प्राइसेस काफी कम हुए हैं। कुणाल और हेमंत, आप दोनों का स्वागत है। हेमंत, सबसे पहले तो आप इसे व्यू लेना चाहेंगे कि जो प्राइसेस हमने एक महीने में गिरते हुए देखे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है और फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, जो सरसों के प्राइसेस में अगर आप देखें तो सीजन सरसों से शुरू हुआ था 51,000 से 52,000 रुपए। जब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट जिस रेट पे खरीदे थे कंडीशन बेसिस, ये वो भाव नहीं जो फार्मर को मिलता था। और 51-52,000 से कम 25 से 30 दिन में वो सरसों के भाव एकदम बढ़ते हुए 60-61,000 तक पहुंच गए। और पिछले 7-8-9-10 दिन में हमने ये देखा है कि वो भाव वापिस 60,000 से नीचे गिर के 53-54,000 के लेवल पे वापिस आ गए हैं। इसमें इसका कारण एक ये है कि इस बार सरसों की क्रॉप बहुत बड़ी है। दूसरा, जितने भी सरसों के क्रश प्लांट्स हैं उनमें हाईली नेगेटिव मार्जिन्स हैं। तो मतलब जब नेगेटिव मार्जिन मतलब आज सरसों खरीद के उसका तेल और खल और डीओसी बेच देने में नुकसान होता है, तो इसलिए ये देखा गया। और सरकार की तरफ से जो फार्मर्स के लिए खरीदी की एक न्यूज आई थी, जिसने एक ये रैली करी थी 54-55 से जो 60,000 पहुंच गई थी, वो अभी उस हद तक खरीदी दिख नहीं रही है। मतलब एक लिमिटेड ही खरीदी हो रही है। और यही ये कुछ मेन कारण। और दूसरा सबसे बड़ा एक जो कारण रहा है वो तेल की कीमतों में गिरावट। अगर आप देखेंगे 120-25 रुपए किलो सरसों तेल आज 105-6 रुपए किलो आ गया है। मैं बल्क प्लांट के रेट की बात कर रहा हूँ। तो इन और दूसरा, जो सरसों की डीओसी होती है उसकी भी एक्सपोर्ट में डिमांड बहुत कम हो गई है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से सरसों के दामों में एक गिरावट देखने को मिली। हेमंत, जैसे आपने कहा प्रोडक्शन में गिरावट है, भावों में गिरावट है, लेकिन सामने मांग कैसी है और इस डिक्लाइन पे क्या लोग खरीद रहे हैं, या उन्हें अभी लगता है कि यहाँ से भी प्राइसेस गिरेंगे तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है और स्टॉक करने की भी जरूरत नहीं है? देखिए मनीषा जी, हमारे यहाँ क्या होता है, जब एक तेजी चलती है तो सब लोग उस तेजी की रेल में बैठ जाते हैं। जब 54-55 से 58-60 जा रही थी तो लोगों ने हर लेवल पे उसे खरीदी कि ये सोच के ये 65 हो जाएगी। बट अभी के जो लेवल आ गए हैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि 52-53-54 हजार रुपए जो प्लांट डिलीवर्ड सरसों मिल रही है एक बहुत अच्छे लेवल है। और इस लेवल पे खरीदनी चाहिए, क्योंकि 5450 तो सरसों का एमएसपी है जो कि एक फार्मर को मिलना चाहिए। और जब हम कहते हैं 53-54 हजार रुपए प्लांट खरीद रहे हैं, तो किसान को जो मंडी में भाव मिल रहा है 48, 49, 50 हजार, 51 हजार के लेवल पे डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ये मिल रहा है। और अभी आने वाले टाइम में कुछ सरकार की तरफ से और ये इस पे तेजी आ रही है एमएसपी पे खरीदने में। तो पर्सनली मुझे ये लेवल सरसों के बहुत अच्छे लगते हैं खरीदने। हेमंत, एक और भी चीज़ है, रमज़ान का जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। गर्मियों में खाने के तेलों की वैसे इतनी मांग यहाँ पर नहीं आती, और सरसों तो एक तरफ है, अगर हम सोया तेल देखें तो यहाँ पर भी भावों में ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक भी गिरावट देखने को मिली है। हम बात कर ही रहे थे कि 3 डिजिट में अब यहाँ पर प्राइसेस आते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर भी क्या व्यू है? देखिए, सोयाबीन तेल की जहां तक बात है उसके ऑलरेडी 3 डिजिट में प्राइसेस कुछ मध्य प्रदेश के प्लांटों के आ गए हैं। वैसे जो रियलिस्टिक बाकी ज्यादातर प्राइसेस चल रहे हैं वो 102 रुपए से 104 रुपए किलो के आसपास में चल रहे हैं। इसकी एक मेजर गिरावट का कारण ये रहा है कि जो इम्पोर्टेड डिगम सोयाबीन भारत में आता है उसका अगर आप सीबॉट पे देखें और उसकी जो लैंडेड प्राइस इंडिया में देखें, वो कंटिन्यूस वन साइडेड डाउनफॉल रहा है। और अगर इन लेवल से और गिरने की बात करें तो मुझे इन लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा सोया में गिरावट
और बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। देखिए हमारे कंज्यूमर ने ऊपर में अगर देखें पिछले साल 150-60 रुपए किलो तक का तेल हो गया था, जो अभी 100 रुपए किलो हो गया, लगभग 50% की गिरावट आ गई है। तो ये सोयाबीन के प्राइसेस जो रिफाइंड के लेवल्स हैं वो भी एक इस लेवल पे बहुत अट्रैक्टिव है। एक फाइनल सवाल मेरी तरफ से, और ये हेमंत मार्जिन्स पे है, क्योंकि भावों में इतनी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। जैसे आपने कहा ऑल टाइम हाईज के बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली और वो मंदी अब भी यहाँ पर जारी है। आपने कहा खरीदने के लेवल्स हैं सरसों में ये, लेकिन क्रशिंग कैसी है और मार्जिन्स वहां पर कैसे हैं? देखिए अगर हम सोयाबीन की क्रशिंग की बात करें तो जब से सीजन शुरू हुआ इस बार बहुत सालों बाद इंडिया की डीओसी में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी डिमांड आई, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत अच्छी सोयाबीन की क्रशिंग हुई। बट पिछले एक महीने से जो एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है जहाँ से इंडिया का एक्सपोर्ट जाता है डीओसी का, वहां से रेट बहुत ज्यादा इंडिया की डीओसी से सस्ते हो गए हैं। इसलिए अप्रैल मंथ में हम एक क्रशिंग को अप्रैल मंथ ऑनवर्ड जब तक कोई एडिशनल एक डिमांड नहीं आ जाए तो इस क्रशिंग को नीचे जाते हुए देखते हैं। और सोयाबीन में क्रशिंग के मार्जिन्स भी सरसों की तरह काफी नेगेटिव है। तो सरसों ये क्रशिंग का इस मतलब अभी तक जो बहुत अच्छी क्रशिंग चल रही थी सोयाबीन की डोमेस्टिक, तो उसको अब नीचे जाते हुए देखते हैं। ये भी एक कारण है कि जो तेलों के प्राइस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अभी पिछले अक्टूबर से लेके मार्च तक डोमेस्टिक क्रशिंग से एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में सोया क्रूड मिला था, जो शायद अब उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। और इंटरनेशनली भी प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलते हुए इसमें लगता है। अगर हम सरसों की क्रशिंग की बात करें तो सरसों की क्रशिंग ये पहला साल ऐसा है कि फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में लगभग 40% सरसों की मिलें आज बंद पड़ी हैं नेगेटिव मार्जिन की वजह से। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सरसों के भाव में गिरावट आई है। अगर सरसों ये तेल यहाँ से कुछ भाव में उठाव नहीं हुआ तो सरसों की क्रशिंग को भी आने वाले महीनों में हम बहुत सीमित दायरे में ही देखते हैं। तो फिर ऐसे में हेमंत जी इंपोर्ट्स पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप खाने के तेलों के? ऑल्दो हमने इंपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे हैं, बट कंसिडरिंग जैसे आपने कहा कि सप्लाई भी काफी है, प्राइसेस भी कम हो, तो इस सिनेरियो में फिर कैसे रह सकते हैं ट्रेंड्स? देखिए ये वाला साल सोया और सरसों का एक अलग साल है। जैसे तो मेरा तो पर्सनली मानना है कि बहुत ज्यादा तेजी मंदी के हिसाब से जो एक वो रहता है उसको इस साल को ऐसा नहीं देखना चाहिए। जितनी लिमिटेड क्रशिंग हो, जितना बैक टू बैक मार्जिन हो, उस हिसाब से ही देखना चाहिए। यहाँ से अगर भाव में देखिए चाहे सोया बीन के भाव हो, चाहे सोया सीड के हो, चाहे सोया तेल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, ये बहुत नीचे लेवल पे लग रहे हैं। बट ऐसी भी कुछ नहीं लगता है कि यहाँ से कोई 15-20% की तेजी आ जाएगी इस साल। पूरे साल एक ये लगता है क्योंकि दोनों सोयाबीन और सरसों की क्रॉप बड़ी है, तो बाजार एक सीमित दायरे में ही पूरे साल ट्रेड करेंगे। बट अभी के लेवल बहुत अच्छे हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई तूफानी तेजी यहाँ से दिखती है। ऑल राइट हेमंत, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो तेलों के भावों पर, इंपोर्ट्स पर, क्रशिंग पे, मार्जिन्स पर, सभी चीज़ों पर यहाँ पर अपना व्यू भी देने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस? और जैसे हेमंत कह रहे हैं, जो उठापटक थी मेजरली हम पिछले 18 महीनों में होता हुआ देख चुके हैं, यहाँ से बाकी के बचे हुए साल में शायद बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले। और एक फैक्टर जो मैं ऐड करना चाहूँगा, दिस इज द एल नीनो ईयर। सो जनरली व्हेनेवर देयर इज एल नीनो ईयर, एट दैट टाइम साउथ अमेरिका ये सब जगह पे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो आगे जाके ये जो हमने रैली देखी है, दिस इज ऑल्सो प्रीएम्प्टिव मूव। और आगे जाके ये साल प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। देयर विल बी अबंडेंट प्रोडक्शन आउटसाइड इंडिया, दैट इज फॉर श्योर। सो कोई लंबी तेजी वाला ट्रिगर फिलहाल दिख नहीं रहा है। ओके, तो कोई लंबी तेजी का ट्रिगर नहीं दिख रहा है। और हेमंत जी ने भी जैसे कहा कि पूरे साल प्राइसेस एक रेंज में ही रहने की पॉसिबिलिटी है, कोई तूफानी तेजी आएगी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए, ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन अब दूसरे तेल की बात कर लेते हैं, वो है कच्चा तेल, जहां पर हमने ब्रेंट के भाव तो 86 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखे, लेकिन घरेलू बाजार में प्राइसेस इंच अप हुए हैं, 6700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और इनफैक्ट नेशनल गैस के प्राइसेस भी थोड़े रिकवर हुए हैं लोअर लेवल से। जतिन, क्या व्यू है आपका दोनों पर ही, नेशनल गैस और कच्चा तेल? दीपाली, ये हफ्ते के देखें तो ब्रेंट और के लेवल्स के हिसाब से देखें तो अच्छे खासे हायर लेवल्स के सस्टेन कर रहे हैं। 85 के ऊपर सस्टेन करना एक बड़ी बात है। ब्रेंट के प्राइसेस जो 85 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं,
और भी बुलिश जो है वो एंगल क्रिएट होते हुए देखने मिल सकते हैं इस हफ्ते के लिए। एमसीएक्स पर उसका अगर कंपैरिजन देख लें तो अराउंड 65-50 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये काउंटर बाय ऑन डिप का काउंटर रहेगा क्रूड का। 6700 6650 इस रेंज के बीच में बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। और 6550 जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, उसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट बना हुआ है। हायर साइड पे 6850 6900 के लेवल्स के लिए बाइंग करके चलना है डिप्स पर। 50-60 पॉइंट की डिप आती है तब बाय कीजिए। WTI में भी जब तक 80 लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक मैं देख रहा हूँ कि काउंटर बुलिश रहना चाहिए एनर्जी पैक का। साथ ही साथ में जिस तरह से आपने नेचुरल गैस के बारे में पूछा कि नेचुरल गैस पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी बाइंग जो है मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन जैसे हमें पता है कि नेचुरल गैस के काउंटर हमेशा से वॉलेटाइल ही रहे हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन वाइज फिलहाल मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस पर कॉन्फिडेंस आना अभी तक रिवर्सल जो है वो अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वॉलेटाइल ही है। 200 से लेके 170 165 इस रेंज के बीच में वॉलेटाइल रहा है पिछले काफी दिनों से, तो इसको तो मैं अवॉइड ही करूंगा फिलहाल बाइंग या सेलिंग के लिए थोड़ा सा। ओके, बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हल्की सी बाइंग देखने को मिली है। जिंक में आधे % की तेजी, कॉपर एल्यूमिनियम भी यहाँ पर पॉजिटिव में कारोबार कर रहे हैं। बाजार को चाइना जीडीपी डेटा का इंतजार है जो कि कल आएगा। इससे पहले कुणाल क्या राय है? Yeah, so market is preempting the GDP. चाइना का जो GDP डेटा था दिसंबर तक लॉकडाउन था और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल ओपनिंग अप हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रफली 3 ट्रिलियन RMB का इन्फ्यूजन किया है इन फॉर्म ऑफ रेट कट, इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। सो थोड़ा बहुत आपको बाइंग मोमेंटम मेटल में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, आफ्टर कंसेक्यूटिव 2 months ऑफ फॉल वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। सो चाइना का डेटा कल जो आने वाला है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो मार्केट ये प्रीएम्प्ट करके थोड़ा ऊपर जाएगा। और जिंक जैसे आपने कहा इट्स अ वैल्यू बाय राइट नाउ। 265 268 के टारगेट के लिए आप जिंक बाय कर सकते हैं। सो जिंक में थोड़ा आपको अपसाइड देखने मिलेगा। इवन कॉपर फॉर दैट मैटर थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा आपको। कॉपर कैन टेस्ट अराउंड 798 799 काइंड ऑफ लेवल्स। तो आज के दिन के लिए मैं बाइंग रिकमेंड करूंगा मेटल्स में। ओके, तो आज के लिए बाय का सजेशन बेस मेटल्स में 800 के नजदीक कॉपर कारोबार करते हुए 792 के लेवल्स पर फिलहाल आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे M&M के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। और एक तरफ जहां पर नॉर्मल मॉनसून की बातचीत है, वहीं पर सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में एल निनो का इम्पैक्ट भी एक्सपेक्टेड है। इसका ट्रैक्टर और कृषि से जुड़े दूसरे कारोबार पर कैसा असर रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का जुड़ चुके हैं। हेमंत जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ नॉर्मल मॉनसून, दूसरी तरफ एल निनो की बात है, क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसका बिजनेस पर? तो जैसा कि आपने कहा कि पिछले 4 साल में मॉनसून बहुत अच्छे रहे, नॉर्मल से ज़्यादा रहे, और ऐसा पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ कि 4 साल लगातार नॉर्मल मॉनसून रहे। सो वो बहुत अच्छा रहा। और उसके मद्देनज़र अभी हम देख रहे हैं कि रिजर्वायर लेवल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप 10 ईयर एवरेज से देखें तो रिजर्वायर लेवल इस समय 10 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा बेटर है। अभी स्कैमेट ने बोला है कि जो मॉनसून है वो थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन IMD ने बोला है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा। जो नॉर्मल मॉनसून को डिफाइन IMD करते हैं वो करते हैं पिछले 50 साल के एवरेज को लेते हैं जो कि 87 सेंटीमीटर बनता है। सो दे आर सेइंग कि वो ऑलमोस्ट 96% से 104% के बीच में रहेगा। तो अगर ये माना जाए कि मॉनसून नॉर्मल है एज पर IMD, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर ये भी माना जाए कि अगले कुछ महीनों में डेटा बदल सकता है, लेकिन दोनों स्काईमेट और IMD ने ऐसा बोला है कि मॉनसून के जो पहला भाग है, मतलब जून और जुलाई के मध्य तक मॉनसून नॉर्मल रहने की उम्मीद है। तो काफी हद तक जो बुआई है वो इन महीनों में हो जाएगी, जिससे मुझे लगता है कि इस बार की जो खरीफ सोइंग है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए तो आप खरीफ सोइंग पर इम्पैक्ट नहीं देखते हैं और मॉनसून भी आपको फिलहाल सो फार ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम मान के चले कि सेकेंड हाफ में थोड़ी कम बारिश होती है या थोड़ा भी मॉनसून की चाल इधर उधर होती है, तो क्या
इम्पैक्ट आप देखते हैं ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स जो हैं काफी डिपेंडेंट है रेनफॉल पर और रूरल डिमांड पर? तो दो बातें यहाँ पे मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अल नीनो और सूखा पड़ना, इसकी जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं है। जितने भी सूखे वाले साल होते हैं वो सब अल नीनो होते हैं, लेकिन सभी अल नीनो में सूखा पड़े ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अल नीनो से ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ की जो कोरिलेशन है, जो उनका जुड़ाव है, वो पूरा अधिक स्ट्रांग नहीं है। जैसा कि हम देखें पिछले 25 साल में 5 साल में अल नीनो आया है, लेकिन उन 5 सालों में सिर्फ 2 साल, जो कि 2002 और 2015 के साल थे, जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने डी ग्रो किया, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कमी आई। जबकि बाकी के जो 2 साल थे 2004 और 2009 में, जो कि अल नीनो ईयर थे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक्चुअली बहुत अच्छा ग्रो किया था और 5वें साल में इंडस्ट्री न्यूट्रल रही थी। तो 5 अल नीनो साल जो हुए पिछले 25 सालों में, उसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री की डी ग्रोथ सिर्फ 2 बार ही हुई है। इसका मतलब अल नीनो की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ जो कोरिलेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो बाकी मुद्दे हैं, वो बहुत स्ट्रांग प्ले कर रहे हैं और मैं कुछ मुद्दे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि FY23 में इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी है, 9,45,000 ट्रैक्टर करके ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसका मतलब ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे FY24 को एंटर कर रही है। मैंने पहले ही बोला कि पिछले 4 साल में जो इतने अच्छे मॉनसून हुए, उनकी वजह से जो रिजर्वायर लेवल है वो पिछले 10 साल की एवरेज से ज्यादा है, तो इसका मतलब रिजर्वायर लेवल भी अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो रबी की अभी इस समय कटाई पूरी हो गई है और फसलें मार्केट में आ गई हैं, जो रबी की आउटपुट है वो एक रिकॉर्ड आउटपुट है। इसका मतलब किसानों के पास बहुत अच्छा उत्पादक जो उत्पाद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एब्सोल्युटली। जो जैसे प्राइस- आपने हेमंत जी बिल्कुल सही आपने कहा, तीनों पॉइंट्स यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है और हम ये बात भी समझ गए हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन एज ऑफ नाउ यहाँ पर ट्रैक्टर ग्रोथ के साथ होता हुआ नहीं देखा। लेकिन एज ऑफ नाउ M&M के ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है और आगे का आउटलुक आप कैसे देखते हैं? सो इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बोला कि रिकॉर्ड पोजीशन पे बैठी है इस समय, 9,45,000 ट्रैक्टर FY23 में की है, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जब इंडस्ट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो महिंद्रा ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। इंडस्ट्री ने 12% की ग्रोथ किया पिछले साल, जबकि हमने 15.5% की ग्रोथ की, तो हमने मार्केट शेयर को गेन किया है। अगले साल इंडस्ट्री कैसे कहेगी अभी कहना बहुत जल्दी है, हमें कुछ और डेटा की वेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि महिंद्रा, हमारे दोनों ब्रांड महिंद्रा एंड स्वराज, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। पिछले साल हमने 1.2% शेयर पॉइंट गेन किया, 15.5% की ग्रोथ की। इस साल भी मुझे लग रहा है कि हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे और मार्केट शेयर को गेन करेंगे। चलिए, शुक्रिया हेमंत जी बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से। गुड लक आपको आगे के लिए और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि M&M आउट परफॉर्म करे जैसे अब तक किया है ट्रैक्टर सेगमेंट में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की और जीरे पर एक राय ले लेते हैं। कुणाल जतिन दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। जीरे पर कुणाल क्या राय रहेगी? रिकॉर्ड हाइज लगातार छूने के बाद प्राइसेस थोड़े हल्के हुए हैं, 40,000 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। डिप पर लेना चाहिए या ये प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है? जी अभी देखिए शॉर्टेज, तो जो शॉर्टेज के कारण ऑलरेडी हमने मैसिव रैली देख ली है जीरे में। ऑलमोस्ट 250 रुपीज से 400 रुपए तक प्राइस चले गए। सो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ये लेवल्स पे, क्योंकि मॉनसून हैज नथिंग टू डू विद जीरा राइट नाउ। सो मैं ऐसा मानूंगा फंडामेंटल अभी भी मंदी के नहीं है, पर प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। सो आइदर आप प्रॉफिट बुक कीजिए लॉन्ग है तो, बट फ्रेश एंट्री ये लेवल पे मुझे करने जैसे मैं आई विल नॉट रिकमेंड टू डू गो। उससे अच्छा आप टर्मरिक की ऐसी कमोडिटी में लॉन्ग कीजिए जिसमें आगे के प्रोस्पेक्ट ज्यादा बेटर इन स्पाइसेस। जी हाँ, 42,000 का लेवल छूने के बाद 40,000 के लेवल के स्तर 3.5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। लेकिन सोने चांदी पर भी एक चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली हाई से जरूर देखने को मिली है। यहाँ पर कुणाल कैसे देखते हैं प्राइसेस? गोल्ड में ऐसा होता है जनरली, हमने एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखा है फ्रॉम 54-55,000 टू 61,000। तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट टेकिंग हमने फ्राइडे में आया जब वन ऑफ द फेड मेंबर्स से दैट दे विल कंटिन्यू टू डू द रेट हाइक, बट ये छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे। गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ 5,000 रुपीज रैली। गोल्ड प्राइसेस में 1,000 रुपए का करेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, इट इज गोइंग टू गो अप। कोई भी डिक्लाइन आती है आप गोल्ड में बाय कीजिए। मुझे
पोजिशनली $1950 के नीचे कॉमेक्स नहीं लग रहा है, और शॉर्ट टर्म में $1980 फ्यूचर्स कॉमेक्स के नीचे नहीं जाएगा। सो मेरा ध्यान तेजी है गोल्ड में, और ये जो भी फॉल है इससे डरना नहीं चाहिए। हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स कम देख के ऐसा नहीं है प्रीएम कर सकते कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। फंडामेंटल गोल्ड के डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और डिप आती है, डिक्लाइन आती है टुवर्ड 60,250, 300। इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बाय जून $2,100 to $2,150 गोल्ड आपको टेस्ट करते हुए देखने मिलेगा। ओके, जतिन, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? दीपाली, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे। आगे सब यहाँ पर क्यूज आते हुए नजर आए हैं। जतिन के साथ थोड़ा सा वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन अगर सोने में यहाँ पर बढ़त है तो चांदी बहुत दूर नहीं, और आज तो चांदी का सहारा यहाँ पर मेटल्स की तरफ से भी आता हुआ नजर आया है। जतिन, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो चांदी में क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? ओके, ऑलराइट, जतिन के साथ यहाँ पर बैंडविड्थ इश्यूज हैं। कुणाल, क्या रेंज देखें? और अक्षय तृतीया क्योंकि इस वीकेंड पे है, खरीदने की राय देंगे आप या वेट करने की सलाह देंगे? Absolutely, you can buy. Silver is heading much higher. आप 76,000 के आसपास बाय करेंगे तो बिफोर अक्षय तृतीया आपको 77,500 तक के रेट देखने मिल सकते हैं। मुझे सिल्वर में भी तेजी लग रहा है। लाइक आई सेड, सिल्वर के फंडामेंटल्स और डिमांड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली डिमांड साइड से और भी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। सो गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। कोई भी करेक्शन आता है, आप इतनी पोजीशन क्रिएट कीजिए कि आप मैनेज कर सकें, और ओवरऑल आउटलुक दोनों में तेजी का है। ओके, चलिए, तो आउटलुक सोने और चांदी दोनों में ही तेजी का है, खरीद के ही चलना है, ये व्यू है कुणाल का। शुक्रिया कुणाल और जतिन, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।